अवस्था फलन और पथ फलन देखिए, हमने भी अवस्था चरों की बात की थी। पिछले वीडियो में हमने अवस्था चरों की बात की थी, तो इस वीडियो में हम बात करें अवस्था फलन और पथ फलन। वेरिएबल्स व्हिच डिपेंड्स ऑन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेज ऑफ द सिस्टम कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। यानी ऐसे वेरिएबल्स जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, उसके पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अवस्था फलन कहलाएंगे। यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था का मतलब क्या हुआ? देखिए, कोई भी सिस्टम है, उसमें कोई प्रोसेस हो रही है कि सब किसी सिस्टम के आयतन में परिवर्तन हुआ मानेंगे, ठीक है। तो आयतन में जो परिवर्तन हुआ वो यहां से V1 से आयतन को हम निकाल लेंगे V2 पे लेके, ठीक है। तो आयतन में जो परिवर्तन हुआ है, आयतन में जो परिवर्तन हुआ V1 से V2, तो अगर ये आयतन जो है परिवर्तन ये इसके पथ पर निर्भर नहीं करे, हम सब कैसे परिवर्तन हुआ, इसको गर्म करके लिया, बढ़ाया हमने, आयतन को बढ़ाया, या हमने कुछ इसको जो है ठंडा करके बढ़ाया है, या एक्सपेंड करके बढ़ाया, कैसे बढ़ाया है, अगर उसके आयतन में परिवर्तन हमने किया है, ठीक है, तो वो पथ पर निर्भर नहीं करता, तो वो कहलाएगा अवस्था फलन कहलाएगा। और अगर कोई भी परिवर्तन जो हो रहा है, यानी किसी भी वेरिएबल्स में कोई चेंज हो रहा है और वो पथ पर डिपेंड करता है, तो वो क्या कहलाएगा? पथ फंक्शन कहलाएगा। तो अवस्था फलन, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो डेल U है, जैसे डेल G है, डेल H है, ये सभी अवस्था फलन है। और पथ फलन की बात करें तो W है, Q है, ये है। हम इनको एग्जांपल्स के द्वारा समझ लेंगे। अभी आप केवल ये देख लीजिए, अवस्था फलन के एग्जांपल ये है, पथ फलन के एग्जांपल। मैं एक बार से अवस्था फलन और पथ फलन को एक बार से हल्के से फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं, U है, G है, H है, E है, ये सब वेरिएबल्स हैं, Q है, W है, ये सब वेरिएबल्स। कि वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स जो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, वो अवस्था फलन कहलाते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते, बल्कि वो प्रारंभ से अंतिम अवस्था में कैसे पहुंचा है उस पथ पर निर्भर करते हैं, और वो क्या कहलाएंगे? पथ फलन कहलाएंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने ये, फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण की बात करते हैं। आप ये देखिए कि हमने कोई गैस लिया, कोई द्रव लिया, जो भी लिखा, उसका आयतन पहले V1 था, पहले उसका आयतन क्या था? V1। आयतन को V से चूक करके उसका आयतन V1 था, और हमने उसका आयतन बढ़ा करके क्या कर दिया? V2 कर दिया। आयतन को क्या कर दिया? V2 कर दिया, ठीक है। अब जब आयतन को V1 से V2 पर लेकर गए थे, उस समय दाब क्या था? बराबर P था दाब। ये क्या है? आयतन। आयतन कौन सा है? ये प्रारंभिक आयतन है, ये अंतिम आयतन है। ये जब आयतन हमने V1 से V2 पे हम उसको लेके गए थे, उस समय दाब क्या था? माना कि दाब P था। माना कि दाब क्या था? P था। तो कार्य जो होगा, कार्य बराबर W बराबर होता है P इंटू V2 माइनस P1। कि दाब और आयतन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। आयतन का गुणनफल मतलब आयतन का अंतर। दाब और आयतन में परिवर्तन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो P, माना कि उसमें दाब P था, तो P इंटू V2 माइनस V1, ये क्या हो गया? कार्य हो गया। अब देखिए, बात करते हैं कि माना अगले एग्जांपल की बात करते हैं कि दाब जो था यहाँ पर, ये P नहीं था, ये P/2 था। भाई V1 से हम V2 किसी भी गैस, द्रव या जो भी है, उसके आयतन को हमने V1 से V2 पे लेके गए, आयतन को हमने आयतन में वृद्धि की। उस वृद्धि के दौरान दाब क्या था? P था। दाब P था तो कार्य हो जाएगा P इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि माना कि वो दाब जो था वो P नहीं होकर के P/2 था,
आ गया था P/2 था। तब W बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दाब ये ना इनटू आयतन का अंतर, तो बराबर हो जाएगा ये PV2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। कार्य क्या हो गया, ये हो गया। सब इस दौरान दाब ये था, इस दौरान दाब ये था। तीसरी स्थिति की बात करते हैं, ये प्रथम स्थिति है, ये द्वितीय स्थिति है, और तीसरी स्थिति की बात करते हैं कि दाब P बराबर क्या था, 0 था, हमने 0 ले लिया, तो W बराबर हो गया 0 इंटू V2 माइनस V1 बराबर क्या आ गया, 0। तो देखिए हमने आयतन में वृद्धि की है V1 से V2, हमने 3 स्थितियों के आधार पर वृद्धि की। पहले में हमने दाब P दिया, दूसरे में हमने P/2 लिया, तीसरे में हमने दाब 0 लिया। तो देखिए कार्य जो है वो पहले में कार्य जो आया वो PV2 माइनस V1 है, दूसरे में जो कार्य आया PV2 माइनस V1/2 आया, और तीसरे में कार्य जो है वो 0 है, यानी कार्य बदल गया। जबकि आयतन में परिवर्तन जो है वो V2 माइनस V1 ही है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो V2 माइनस V1 है, लेकिन तीनों स्थितियों में कार्य अलग अलग है। इसका मतलब कार्य जो है वो अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, और वो कार्य जो है वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस कैसे हो रही है। हमने 3 तरह से प्रोसेस करवाई है, तो प्रोसेस कैसे हो रही है उस पर कार्य निर्भर करता है। तो कार्य, इसका मतलब ये हुआ कि कार्य जो है वो अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करके प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि प्रोसेस कैसे हो रही है, कि प्रक्रम कैसे हो रहा है। इसलिए कार्य जो है वो क्या हुआ, पथ फलन हुआ, अवस्था फलन नहीं। जबकि आयतन जो है वो अवस्था फलन हो गया, क्योंकि V1 से V2 पे हम उसको ले गए, कैसे भी ले गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि V2 माइनस V1 ही रहेगा, डेल V ही रहेगा। बात समझ में आ गई। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हम एक बीकर में कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर और जिंक, ये कॉपर मेटल है, जिंक मेटल है, और इनके सल्फेट लवण है। हम इन लवणों का विलयन बना करके इसमें कॉपर और जिंक को डुबो देते हैं। ये कार्य हम एक फ्लास्क में करवा रहे हैं। किसमें करवा रहे हैं, एक फ्लास्क में करवा रहे हैं। सब एक फ्लास्क लिया, खुला फ्लास्क लिया, और वो फ्लास्क लिया और उसमें जो है कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट का विलयन बना करके उसमें कॉपर और जिंक के छड़े हमने दोनों डुबो दिए। जैसे ही हमने उसमें डुबोई, इनके बीच में रिएक्शन होगी, और रिएक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि सब Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस C, की Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Zn2 प्लस C। यानी एक का ऑक्सीडेशन हो गया और एक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी ये रिएक्शन उसके बीच में हो रही है। ये रिएक्शन हो रही है तो इससे रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलेगी, क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी, और वहां पर क्यू हीट जो है वो बीकर में उत्पन्न हो जाएगी। बीकर से हीट निकलेगी बाहर, क्यू क्या है, ऊष्मा है। ये ऊष्मा उसमें निकलेगी क्योंकि अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि श्रोत प्रक्रम, और श्रोत प्रक्रम जब हो रहा है तो इसमें से जो है हीट बाहर निकलेगी, क्योंकि ये जो है अपने आप जो हो रही है, तो इसमें ऑक्सीडेशन Zn का होना चाहिए, जो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो उसका रिडक्शन होना चाहिए, तो रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मात्रा में हीट निकलेगी, और वो हीट जो है वो बीकर से निकल जाएगी। हमने ये रिएक्शन बीकर में करवाई और ये हुआ, ठीक है। अब हम इसी रिएक्शन को, ये सेम ही चीजें, यही 4 चीजें लेकर के इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने इनको जोड़ करके एक सेल बना दिया।
क्या बना दिया, एक सेल बना दिया, इनको उनको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, इनको कॉपर और जिंक को। पहले वैसे पड़े हुए थे, अभी हमने इनको क्या बना दिया, एक सेल बना दिया। अब ये सेल बनाते ही यहाँ पर जो रिएक्शन होगी सेम रिएक्शन होगी, सेम रिएक्शन होगी, रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, एज इट इज होगी, सेम रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ पर हीट नहीं निकलेगी, Q बराबर 0, यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर हीट निकलेगी, लेकिन यहाँ पर हीट नहीं निकलेगी, यहाँ पर हीट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन हुई और रिएक्शन के बदले में जो है यहाँ पर क्या हुई, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी बन गई है, यहाँ पर हीट नहीं निकली, Q इक्वल टू 0। तो Q जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो पथ पर डिपेंड कर रहा है कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, बीकर में हो रहा है, सेल में हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए Q क्या है, एक पथ फंक्शन है जो पथ पर डिपेंड कर रहा है। तो Q और W जो है वो क्या होते हैं, पथ फंक्शन होते हैं, ये पथ पर डिपेंड करते हैं। चलिए आगे देखिए, अवस्था फलन की बात कर रहे हैं हम, देखिए अब वो एक शब्द होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। अवकलन का मतलब होता है तोड़ना और इसका मतलब होता है जोड़ना। तो कोई भी तंत्र है, ठीक है, कोई भी तंत्र है, ये तंत्र है, इसमें किसी भी छोटे से छोटे सूक्ष्मतम भाग जो है, इस तंत्र का सबसे सूक्ष्मतम भाग, उसके गुणों को हम अवकलज कहेंगे, उसका क्या कहेंगे, अवकलज कहेंगे। यानी तंत्र के सूक्ष्मतम देखिए, किसी भी तंत्र का जो सूक्ष्मतम भाग है, उस सूक्ष्मतम भाग के गुण को हम उसका क्या कह देंगे, अवकलज कह देंगे। यानी कि हम अवकलज का मतलब हुआ छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि उस तंत्र जो है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया हमने उस तंत्र को, बांट दिया है। तो बांटने के बाद में जो सबसे छोटा भाग होगा, उस छोटे से छोटे भाग के गुण को जो होंगे उसको हम उसको क्या कहेंगे, अवकलज कहेंगे। और अगर इन सभी टुकड़ों को हम जोड़ दें, इनका समाकलन कर दें, इन सभी को जोड़ दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, संपूर्ण गुण मिल जाएगा। तो ये अवकलज जो है, इन अवकलजों का योग क्या कहता है, संपूर्ण गुण कहता है, या उसको गुण कहलाएगा। तो अवकलज क्या है कि किसी भी जो है तंत्र है, उस तंत्र के सूक्ष्मतम जो भाग है, उसका गुण जो है उसका अवकलज कहलाता है। जैसे कोई भी गुण है, हम बात करते हैं अवस्था फलन की, तो अवस्था फलन में जैसे U है, जैसे G है, जैसे H है, तो U है, U का सूक्ष्मतम भाग DU, यानी उसको हमने तोड़ दिया है, तोड़ा, यानी उसका अवकलज क्या हुआ, DU। और इन DU को हम जोड़ दें, इन सब DU को, तो मान DU हमने उसके टुकड़े कर दिए, 10 कर दिए, 5 3 कर दिए जैसे, तो DU1 DU2 प्लस DU3 इज इक्वल टू U, इक्वल टू क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। यानी कि उन सबके टुकड़ों का योग जो है वो उसका गुणधर्म कहलाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं फिर से, इसको ध्यान से समझ लेना, ये अवकलज जो बार बार से आएंगी चीजें, तो वो आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं,
जब कोई भी अवस्था फलन है उसके अवकलन और समाकलन दो चीजें होती है, अवकलन और समाकलन। अवकलन का मतलब तोड़ना होता है, समाकलन का मतलब जोड़ना होता है। तो अवकलन जो होता है कि कोई भी तंत्र है तो उस तंत्र के सूक्ष्मतम जो भाग है उस सूक्ष्मतम भाग का जो गुण है वो अवकलज कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकलज कहलाता है। और उन सभी अवकलजों को हम जोड़ दें तो वो जो योग है वो संपूर्ण गुण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? संपूर्ण गुण कहलाता है। यदि उस अवकलज को हम जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण गुण कहलाएगा। तो अवकलज जो होता है उसको हम उसके आगे डी लगा करके लिख देते हैं, तो ये डी यू क्या हो गया? उसका अवकलज हो गया। तो हमको अगर यू की बात करनी हो, किसकी बात करनी हो? यू की बात करनी हो, तो देखिए हमें आंतरिक ऊर्जा की मान लो बात करनी हो यू की, तो डेल यू बराबर हो जाएगा उसका अवकलज क्या हुआ? डी यू हुआ। यानी सबसे सूक्ष्मतम भाग ये है, सबसे सूक्ष्मतम भाग का गुण ये है, और हमें चाहिए संपूर्ण गुण। संपूर्ण गुण चाहिए तो इन सबको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। उसके जितने भी सूक्ष्मतम भाग उन सबके गुणों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समाकलन को मतलब जोड़ना होता, जोड़ेंगे कहां से? यानी प्रारंभिक से लेकर के और अंतिम अवस्था तक। तो प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक उसके सभी सूक्ष्मतम भागों को जोड़ देंगे। तो बराबर ये हो गया u अंतिम माइनस u इनिशियल, और ये किसके बराबर हो जाएगा? उसके संपूर्ण गुण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अवस्था फलन है। कैसा फलन है? ये अवस्था फलन है। ये अवस्था फलन उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसकी पथ कैसा भी रहा हो उसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो उसके सूक्ष्मतम जो अवकलन जो है उनके योग से हम उसके संपूर्ण गुण को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी बात में W की बात करूं, ठीक है, तो या Q की बात करूं, Q को देख लीजिए आप, उसमें Q की बात करूं तो Q जो है वो उसका जो सूक्ष्मतम भाग होगा DQ होगा। हम DQ का समाकलन कर देंगे, DQ को जोड़ देंगे इनिशियल से लेके फाइनल तक। तो इनिशियल से लेके फाइनल तक जोड़ेंगे तो D ये QF माइनस QI नहीं होगा, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? Q ही हो जाएगा। बोल सर ऐसा क्यों? डायरेक्ट Q ही क्यों हो गया? क्योंकि ये जो है पथ पर निर्भर करता है, ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करता। ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि फाइनल माइनस इनिशियल और सब ये आ गया। ये तो पथ पर डिपेंड करता है कैसे हो रहा है। तो सब पथ में जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे वो जोड़ते जाइए और आपको क्या आ जाएगा? Q का मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये पथ फलन है। और अवस्था फलन के लिए जो हमको गुण निकालना है तो उसके हम अवकलन जो है छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको सबको जोड़ करके इनिशियल से लेकर फाइनल तक जोड़ देते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल और उसका टोटल या संपूर्ण गुण आ जाता है। तो ये है अवस्था फलन क्या होता है, पथ फलन क्या होता है। अवस्था फलन क्या होता है, पथ फलन क्या होता है, उसको हम एग्जाम्पल समझ चुके हैं कि पथ फलन किस तरह से हम उसको परिभाषित कर देंगे, किस तरह से वो निकलता है, अवस्था फलन क्या होता है, वो सब बातें हम कर चुके हैं। और उसके अवकलज क्या होते हैं और अवकलज का समाकलन करके किस प्रकार से उसके गुणों को व्यक्त किया जाता है वो हमने पढ़ लिया। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।